हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले पल्मोनरी कैपिलरी डायनामिक्स के बारे में। तो लास्ट टाइम पे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, ये उसी के कंटिन्यूशन में है। कैपिलरी डायनामिक्स कुछ इस तरीके की है कि जिस तरह ग्लोमेरुलस में हम डिफरेंट प्रेशर्स के साथ चेक करते हैं कि किस तरह फ्लो होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का, तो वही यहाँ पे भी कुछ वैसी बात करनी कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है +7 mmHg का। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो है -28 mmHg का। मीन्स द फ्लूइड इन द वेसल इज मोर कंसंट्रेटेड। नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है। जबकि जो इंटरस्टिशियम है हमारा लंग्स के अंदर जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर -8 है और ऑस्मोटिक प्रेशर -14 है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डायरेक्शन towards the interstellar space +15 mmHg means हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर पुश कर रहा है और ये -8 प्रेशर के साथ सक कर रहा है उसे। इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो -28 mmHg प्रेशर के थ्रू उसको इस तरफ पुल कर रहा है, जबकि इंटरस्टिशियल प्रेशर -14 mmHg के साथ इस तरफ पुश कर रहा है। तो नेट डायरेक्शन ये हो जाएगा मूवमेंट का। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नेट को, तो हमारे पास टोटल निकल के आएगा +1 टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम। तो ये हमारा नेट डायरेक्शन हो जाएगा फ्लो का। अब इसके अंदर बात करें रोल ऑफ लिम्फेटिक्स की, कि भाई हमने इंटरस्टिशियम की बात कर ली और कैपिलरी की बात कर ली। लिम्फेटिक्स का हमारा यहाँ पे रोल जो है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर वहाँ पे यहाँ पे अगर किसी भी प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम रिमूव कर लेता है यहाँ से और फिर पल्मोनरी वेन में ड्रेन कर देता है। एंड नाउ इट्स क्लिनिकल पार्ट, पल्मोनरी एडिमा। डेफिनेटली जिस तरह से जनरल बॉडी में एडिमा होता है उसी तरह यहाँ पे भी अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है तब एडिमा होगा। तो इसके लिए फैक्टर्स क्या हैं कि किस तरह फ्लूइड बढ़ेगा, या तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो या फिर ड्रेनेज कम हो। ड्रेनेज मीन्स दिस लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाला है। इसकी कॉजेज क्या हैं, ये तो दो फैक्टर्स हैं। अब फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज के अलग अलग कॉजेज हैं। तो अगर फिल्ट्रेशन की कॉज की बात करें कि फिल्ट्रेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो लेट सपोज लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया। लेफ्ट हार्ट फेलियर मीन्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड स्टे कर रहा है, वहाँ से पंप नहीं हो रहा है, तो पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ेगा। और जब पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है +7 mmHg ये ज़्यादा हो जाएगा। तो नेट मूवमेंट जो फ्लूइड का वो टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड होने वाला है, तो उसकी वजह से होगा एडिमा। दूसरा, मिट्रल वॉल्व में प्रॉब्लम हो गई। मिट्रल वॉल्व यानी जो हमारा बाइकस्पिड वॉल है, तो उसकी वजह से भी सेम अगेन पल्मोनरी वेन में प्रेशर राइज करेगा एंड अगेन ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू। दूसरा रीज़न है ड्रेनेज कम हो गया। मीन्स कुछ प्रॉब्लम है लिम्फेटिक्स में। मीन्स कोई बैक्टीरिया या कोई और तरीके का इन्फेक्शन हो गया जो इस फ्लूइड की ड्रेनिंग को रोक रहा है। ओके। अच्छा, फिल्ट्रेशन इंक्रीज में एक और रीज़न हो सकता है कि कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज हुआ है, या जो हमारा एक्सचेंज हो रहा था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन उसमें कुछ डैमेज हुआ है, जैसे निमोनिया या क्लोरीन गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस भी एक्चुअली पल्मोनरी एडिमा कॉज करती है फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हुए। पल्मोनरी एडिमा में बेसिकली मूवमेंट किसका हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लूइड का ऑब्वियसली, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी मूवमेंट होता है, तो ये याद रखें। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट आता है सेफ्टी फैक्टर का। ये सेफ्टी फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है कि यूजुअली अगर आपको पल्मोनरी में एडिमा करना है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है यानी जो +7 mmHg है, इट शुड बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टैंडर्ड टेक्स्ट में ये लाइन लिखी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर -7 mmHg हो जाए। इसका मतलब यह है कि कैपिलरी के प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर दें, यानी ये भी +28 हो जाए तो पूरा प्रेशर 0। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर +21 mmHg
ऐड होके ऑस्मोटिक प्रेशर को कैंसिल आउट नहीं कर देता, तब तक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा नहीं होगा, एंड दैट इज द सेफ्टी फैक्टर। वो +21 mm का एक तरीके से हमें रिजर्व है हमारे पास प्रेशर में, उसी को हम सेफ्टी फैक्टर बोल रहे हैं। नाउ बात करते हैं सेफ्टी फैक्टर क्रॉनिक कंडीशंस में। यानी क्रॉनिक कंडीशन जब भी होगी तो बॉडी कुछ अडेप्ट करने की कोशिश करेगी, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो वो +21 mmHg से 40 to 45 mmHg तक पहुंच जाता है, और इसके बावजूद भी लीथल एडिमा नहीं होता, मीन्स पेशेंट विल स्टिल लाइव, अभी तक मरेगा नहीं वो, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक कंडीशंस कौन सी होती है? डेफिनेटली क्रॉनिक मिटल स्टेनोसिस हो सकता है, ओके। इसका रीजन क्या है कि सेफ्टी फैक्टर इतना बढ़ गया? वो है ड्रेनेज, यानी जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम था उसने ज़्यादा काम किया और वो ज़्यादा फ्लूइड को इंटरस्टिशियम से रिमूव कर रहा है। इट इज़ वर्किंग 10 टाइम्स मोर, ओके। जबकि एक्यूट की बात करें तो उसमें अराउंड 20 to 30 मिनट्स में डेथ होने वाली है, बिकॉज कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 50 mmHg तक चला जाता है, यूजुअली जो लेफ्ट हार्ट फेलियर के केस में होता है। मीन जस्ट डिफरेंस बताया क्रॉनिक और एक्यूट में। अब बात करते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो V/Q, ओके। अगर इसमें हम देखें कि कितना वेंटिलेशन हो रहा है और परफ्यूजन का एक मैच है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। 500 हमारा टाइडल वॉल्यूम, 150 ml हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम इंटू 12 हमारा ब्रेथिंग रेट डिवाइडेड बाय 70 स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू 72 हार्ट रेट, तो ये आता है तकरीबन 0.8। तो ये हमारा रेशियो हो गया, बट इट इज नॉट दैट मच सिंपल। कैसे समझते हैं? लेट्स सपोज कोई एक ऐसा एल्वुलाई है जहां पे वेंटिलेशन तो बहुत अच्छे से हो रहा है बट परफ्यूजन नहीं है, ये परफ्यूजन कम है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहां का V/Q 0.8 होगा? या इसको और थोड़ा डिफरेंट अजम्पशन के साथ समझिए कि एक लंग का तो सर्कुलेशन खराब हो गया और दूसरे लंग का वेंटिलेशन खराब हो गया, ओके। तब टोटल हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो तो सही है, बट क्या वो कोई काम का है? उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है? नहीं है। तो जब भी हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की बात करते हैं, हम स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट तक पहुंच जाते हैं, यानी एल्वुलाई। तो हम कहते हैं कि वेंटिलेशन इन एल्वुलस रेशियो टू परफ्यूजन टू दैट पर्टिकुलर एल्वुलस, मींस सेम एल्वुलाई का वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन लेंगे, ओके। अब इसमें कुछ वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं कि जैसा हमने केस बताया कि लेट सपोज कहीं पे बिल्कुल भी परफ्यूजन नहीं है, वेंटिलेशन है, तो वहां का V/Q इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। जबकि दूसरी जगह जहां का वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है बट परफ्यूजन बहुत अच्छा है, तो उसमें V/Q 0। अब बात कर लेते हैं कि V/Q इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड V/Q इज इक्वल्स टू 0 में एल्वुलस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या प्रेशर्स रहेंगे, ओके। सो अगर इनफाइनाइट वाला स्टेज है यानी परफ्यूजन नहीं हो रहा, मींस जो ह्यूमिडिफाइड एयर आ रही थी ट्रैक्ट से, उसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर था, वो ही रहेगा, यानी 149 एंड 0, ओके। जबकि अगर V/Q इक्वल्स टू 0 है, मींस वहां पे वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, तो जो पार्शियल प्रेशर्स होंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे जो ब्लड उसमें फ्लो कर रहा है, क्योंकि जब तक एक ग्रेडियंट बना हुआ रहेगा तब तक तो फ्लो करेगा। उसके बाद इक्वल टू पल्मोनरी कैपिलरी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो 40 एंड 45 mm ऑफ Hg, ओके। अब इस तरीके के जो एबनॉर्मल V/Q वैल्यूज होंगे उस पे बॉडी या जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो किस तरह रिएक्ट करेगा? जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ड्रॉप होगा एल्वुलस के अंदर, यानी जब वेंटिलेशन नहीं हो रहा होगा, यानी V/Q इक्वल्स टू 0 वाले केस में, तब हमें पता है कि पोटेशियम चैनल होते हैं ऑक्सीजन सेंसिटिव, उनकी वजह से वो पर्टिकुलर ब्रोंकियल सेगमेंट का ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, ओके। बट इसमें जब V/Q इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा, यानी वेंटिलेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है बट परफ्यूजन रुक गया, उस केस में भी इसी तरीके का एक मैकेनिज्म होता है कि अगर V/Q इनफाइनाइट यानी आर्टीरियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 0 इक्वल्स टू ह्यूमिडिफाइड एयर जो बाहर से आ रही है, तब ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ओके।
मीन्स पर्टिकुलर सेगमेंट की ब्रोंकाइल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, वो सेंस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा जो कि होना चाहिए था, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो वेंटिलेशन हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं है, तब वो उस सेगमेंट के ब्रोंकियल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे और वो एयर कहीं और डाइवर्ट की जाएगी ताकि उसका कोई और यूज हो सके। सिमिलरली जैसा ब्लड के केस में होता था कि अगर ऑक्सीजन उसमें नहीं आ रही है, वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं वो एल्वेलाइज, तो उनका ब्लड सप्लाई बंद और उस ब्लड को डाइवर्ट कर दिया जाता था किसी और तरफ ताकि वो ऑक्सीनेट होके जाए। ओके, अच्छा, ये हमने बात कर ली एबनॉर्मल वैल्यूज की, बट हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट वेंटिलेशन और परफ्यूजन मैच कर जाए, यानी V बाई क्यू इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन हो, तब क्या एल्वेलस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर रहेंगे? तो उनकी वैल्यू है 104 mmHg ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 40। इसको आप याद करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 149 माइनस 40, तो दैट इज अराउंड 104। अगर हम बात करें कि V बाई क्यू नॉर्मल 1 है और मिनिमम 0 हो सकता है, तो इस बीच में जो वैल्यू रहने वाली है अगर कहीं पे, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यानी V बाई क्यू लेस देन नॉर्मल बट मोर देन 0, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम फिजियोलॉजिकल शंट के कॉन्सेप्ट से। कैसे? कि अगर V बाई क्यू लेस देन नॉर्मल है मतलब वेंटिलेशन कम हुआ है या फिर परफ्यूजन ज्यादा है, दोनों वन एंड सेम थिंग, तो उस केस में डेफिनेटली उस सेगमेंट का जो परफ्यूजन है या कहूँ ब्लड फ्लो है वो विदाउट ऑक्सीजनेशन जा रहा है, यानी उसका ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, तो वो वेस्ट हो गया। इसको बोलते हैं वेस्टेड परफ्यूजन, यानी वो ब्लड विदाउट ऑक्सीजनेशन चला गया, वो एक्चुअली शंट कर गया लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट के बीच में, मतलब ऐसा लगता है कि वो लंग्स पहुंचा ही नहीं, वो शंट कर गया। अब ये जो शंटिंग का प्रोसेस है वो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, एक्चुअली भी कुछ जगह ऐसा होता है। मीन्स मैंने पहले भी कहा था कि V बाई क्यू पूरे लंग के लिए, पूरे पल्मोनरी सिस्टम के लिए एक जैसा नहीं होता, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं। तो जहाँ पे इसकी वैल्यू V बाई क्यू लेस देन नॉर्मल होने वाली है, उस जगह को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सेम सिस्टम में होते वो किस तरह एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। तो उसी के लिए हमने पल्मोनरी शंट का यूज किया है। ओके, अच्छा, ऐसा कहाँ कहाँ मिलता है? दो जगह मिलता है। पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड गया तो सही बट ऑक्सीनेट नहीं होके आया, फर्स्ट कंडीशन। ओके, बट सेकेंड केस ब्रोंकियल वेसल्स। हम सब जानते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैपिलरी बेड जो अराउंड एल्वुलस है उसमें से पास होता है, बट जो हमारे ट्रैकिया है, प्लूरा है और जितना भी ब्रोंकियल ट्री का सारा पाथवे है उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? वो तो एल्वुलाई वाले ब्लड से नहीं ले सकता अपना सारा न्यूट्रिएंट, और उस एरिया की जो सप्लाई होती है ब्रोंकियल आर्टरी से। अब ब्रोंकियल आर्टरी तो होती है लेकिन उसको वापस राइट एट्रियम तक लेके जाने के लिए कोई वेन नहीं है, वो जाते वक्त पल्मोनरी वेन के थ्रू चला जाता है, यानी वो ब्लड आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से था, ओके, उसको जाना वापस राइट एट्रियम में था, बट वो चला गया लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो पल्मोनरी वेन से जा रहा था। गॉट माई पॉइंट? तो वो वाला जो ब्लड है वो बिना ऑक्सीजनेटेड जाएगा, वो शंटेड जाएगा, उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, वो एक तरीके से परफ्यूजन वेस्ट हो गया। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजिकल शंट का। जबकि V बाई क्यू लेट सपोज मोर देन नॉर्मल हो गया, मीन्स तीनों कैटेगरी मिलेगी ना हमें नॉर्मल लंग्स में, तो V बाई क्यू मोर देन नॉर्मल यानी वहां पे वेंटिलेशन ज्यादा हो रहा है, या फिर कहें तो परफ्यूजन वेंटिलेशन के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है। यहाँ पे इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के कॉन्सेप्ट से। यानी अगर एक फ्रेज में इसको समझना है तो हम कह सकते हैं वेंटिलेशन वेस्ट हो रहा है, वेस्टेड वेंटिलेशन, यानी कोई ऐसी जगह भी थी जहां पे वेंटिलेशन तो था बट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं था, प्रॉपर अमाउंट ऑफ परफ्यूजन नहीं था, तो उसकी वजह से वो वॉल्यूम ऑफ एयर वेस्ट हो गया, वो ऑक्सीजनेशन में काम ही नहीं आया, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टेड वेंटिलेशन। और जैसा कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में होता है कि भाई जो हमारे पाथवे है उसमें एयर रह गया तो वहां पे ऑक्सीजनेशन तो हुआ नहीं, तो उस एयर का जो ऑक्सीजन था वो वेस्ट हो गया, तो हमारे एक्सचेंज के काम नहीं है। तो वैसे केस में V बाई क्यू मोर देन नॉर्मल होता है। ओके,
अब इसी चीज को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में समझते हैं, यानी एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हुई वी बाई क्यू में। तो नॉर्मल यानी फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, तो हमारा जो लंग्स है उसका ग्रेविटी के साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। हर चीज़ में प्रॉब्लम करती रहती है ग्रेविटी, कंप्लायंस में, प्रेशर में, साइज में, एल्वेलाई की साइज में, ब्लड फ्लो को डायरेक्ट करने में। तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रही है। एपेक्स, मिडल एंड बेस। एपेक्स में वेंटिलेशन कम है लेकिन परफ्यूजन बहुत ही कम है। ओके, तो V बाई क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, मोर देन नॉर्मल, 2.5 टाइम्स ज़्यादा होगी। मीन्स फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे वेंटिलेशन उतना कम नहीं है जितना परफ्यूजन कम है, तो यहाँ का एयर वेस्ट ही हो रहा है। ओके, मिडिल में एवरीथिंग इज ऑल राइट। बेस में या बॉटम में वेंटिलेशन ज़्यादा है बट परफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज्ड है, बहुत ज़्यादा परफ्यूजन है, क्योंकि डेफिनेटली हार्ट के रेस्पेक्ट में लोअर पार्ट में आएगा, तो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो है यहाँ पे। तो इसमें V बाई क्यू लेस देन नॉर्मल होगा, यानी अराउंड 0.6 टाइम ऑफ नॉर्मल। मीन्स यहाँ पे पल्मोनरी शंट है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ ब्लड विदाउट ऑक्सीजनेशन जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है कि भाई वेंटिलेशन क्यों इफेक्ट हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ब्लड तो चलो लिक्विड है तो वो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट हो गया, बट एयर कैसे हो सकती है? इसका रीजन बेसिकली इंट्रा प्लूरल प्रेशर के साथ में है। मतलब इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्यों है? प्लूरल फ्लूइड की वजह से, और प्लूरल फ्लूइड बॉटम का जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा अक्यूमुलेट होगा और ऊपर के पार्ट में कम होगा। तो इट्स जस्ट लाइक कि एक रिबन है, उसको हमने स्ट्रेच करके रखा है, वर्टिकली वो ओरिएंटेड है, तो उसका जो अपर एंड है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है या ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा स्ट्रेच है, क्योंकि वहाँ पे एक तो रिबन का खुद का वेट है प्लस हमने एक टेंशन दे रखा है पूरे में, जबकि निचले पार्ट में जो वेट की वजह से स्ट्रेच है वो नहीं है। ओके, तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि एक्चुअली पूरे लंग्स का वेट एपेक्स वाले पार्ट के प्लूरा को खींच रहा है, और उसी इंक्रीज नेगेटिव प्रेशर की वजह से, इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से एपेक्स की एल्वेलाई ज़्यादा स्ट्रेच है, और जो ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रेच है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ ज़्यादा चेंज शो नहीं कर सकता। मीन्स वहाँ का वेंटिलेशन कम होगा, वहाँ के एल्वेलाई ज़्यादा चेंज नहीं होंगे दोनों स्टेज में, तो जो नेट एक्सचेंज है, जो अपन कहते हैं डिफरेंस है, वो नहीं होगा, और उसकी वजह से उनका वेंटिलेशन कम होता है। यानी जो ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रेच है और कितना होगा, जबकि बॉटम के जो एल्वेलाइज हैं वो एक नॉर्मल स्टेज पे हैं, तो जैसे इंस्पिरेशन होता है वो अच्छे खासे स्ट्रेच करते हैं एंड देन अगेन रिलैक्स करते हैं, तो उसकी वजह से बेटर अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस की, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये तो फिजियोलॉजिकल है, ये समथिंग पैथोलॉजिकल। तो इसमें वेंटिलेशन बहुत कम हो रहा है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है ऑब्वियसली। तो इस वजह से V बाई क्यू का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो अप्रोच करने वाला है, यानी यहाँ पे जो परफ्यूजन है वो वेस्ट हो रहा है, मीन्स इज पल्मोनरी शंट। ओके, साथ में जब एम्फाइसीमा की वजह से एल्वुलर वाल जो है वो डैमेज होगी, तो उसकी वजह से परफ्यूजन जो है वो भी कम होगा, यानी किसी सेगमेंट में तो वेंटिलेशन वेस्ट हो जाएगा और किसी सेगमेंट में परफ्यूजन वेस्ट हो रहा था। कुल मिलाकर एक कॉम्बो पैक बनेगा, यानी पल्मोनरी शंट प्लस डेड स्पेस दोनों जब होंगे तो ये लंग फंक्शन को सीरियसली इम्पेयर करेंगे और 1/10 हो जाएगा नॉर्मल लंग फंक्शन, यानी सिर्फ 10% लंग्स काम के रह जाएंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टर्म्स हमें हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को समझने में। ओके, अब बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो एक छोटा सा डिस्कशन डिफ्यूजन पे भी। इसमें एक लॉ हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, फिक्स लॉ। फिक्स लॉ कुछ भी नहीं, अगर हम यूजी के टर्म्स में देखें तो हमने ये पढ़ा है, समझा है इसे। इट्स जस्ट कि किसी भी गैस का डिफ्यूजन कितना होगा, अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे, उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट
उस पर्टिकुलर चीज का पार्शियल प्रेशर दोनों साइड में, और टी मीन्स थिकनेस, यानी कितनी मोटाई है उस डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन की, या हम कह सकते हैं एक लेयर की जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, ओवरऑल इनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, अलग अलग डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए अलग है। जो मिनिमम हम पहुंच सकते हैं वो है फैक्टर्स, पहली है सॉल्युबिलिटी, यानी कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है डिफ्यूज होने के लिए। ओके, सेकेंड इज एरिया, देन डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो पार्टिकल को ट्रेवल करके जाना है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एरिया डिफ्यूजन के लिए उतने ज़्यादा फास्टर रेट्स होंगे। देन फोर्थ इज मॉलिकुलर वेट, ये कंसर्न है डिफ्यूजन कोफिशिएंट के साथ में, तो मॉलिकुलर वेट से भी इफेक्ट होता है। मॉलिकुलर वेट अगर कम होता है तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। एंड लास्ट टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही है डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं कि ये कौन से गैस के लिए कितना होता है। ऑक्सीजन के लिए इसकी वैल्यू 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 20.3 है, एंड नाइट्रोजन के लिए 0.53 है। जब आगे हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों डाटा हैं। कैसे समझिए कि ऑक्सीजन से 20 गुना ज़्यादा डिफ्यूजन होने की इच्छा रखती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और नाइट्रोजन का डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है 0.53, यानी हाफ इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। और यही रीज़न है कि नाइट्रोजन इतने हाई प्रोपोर्शन में होती है एटमॉस्फेयर में, फिर भी वो पास नहीं करती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट बहुत कम है। ओके, अब बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी के बारे में। तो ये होती है ml, यानी एयर इतनी पास हो रही है इस मेम्ब्रेन के थ्रू इन ml इन 1 मिनट इफ प्रेशर ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस mmHg में होता है। ओके, मीन्स इस यूनिट प्रेशर चेंज पे 1 मिनट में इतनी एयर डिफ्यूज हो सकती है, दैट इज डिफ्यूजन कैपेसिटी। ओके, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज थिकनेस, कि उस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की या उस मेम्ब्रेन अगर कहीं भी डिफ्यूजन हो रहा है उसकी थिकनेस क्या है। तो थिकनेस कब वेरी करती है, यानी ये फैक्टर कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि एडिमा। तो एडिमा के केस में फ्लूइड भर जाएगा एल्वेलाई में, तो वो थिकनेस को इंक्रीज करेगा एंड अगेन डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगी। इन फाइब्रोसिस केस, अगर एल्वेलाई का फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी थिकनेस इंक्रीज होने की वजह से डिफ्यूजन में। इसी तरह सरफेस एरिया भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये कब रोल प्ले करता है, जैसे एम्फाइसीमा में। तो एम्फाइसीमा में सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो रही है। ओके, और डिफ्यूजन कोफिशिएंट खुद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कई बार। और लास्ट पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस। ओके, अब कुछ और बातें, जैसे कि डिफ्यूजन लिमिटेड ट्रांसपोर्ट कौन से गैसेस का होता है। डिफ्यूजन लिमिटेड यानी जिनमें डिफ्यूजन ही रेट डिटरमाइन करेगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। हम सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जाके बहुत टाइटली बाइंड करती है, और उसकी वजह से इसका पार्शियल प्रेशर कभी बिल्डअप ही नहीं होता ब्लड में। इसका पार्शियल प्रेशर कभी बिल्डअप नहीं होता ब्लड में, तो उसकी वजह से एल्वुलाई हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर पे रहती हैं और हमेशा डिफ्यूजन होता रहता है। तो इट डजेंट मैटर कि कितना ब्लड आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जो एक्सचेंज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो डिपेंड करेगा डिफ्यूजन की वजह से, यानी डिफ्यूजन इज लिमिटिंग फैक्टर देयर, कि कितना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके जा सकता है। क्योंकि एक बार जो डिफ्यूज करके चला गया वो तो बाइंड होगा, और पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हमेशा मैक्सिमम बना रहेगा, तो उसकी वजह से इसको डिफ्यूजन लिमिटेड बोला है। अगर इसका अपोजिट समझते हैं तो उससे हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। परफ्यूजन लिमिटेड, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो ये जैसे ब्लड में जाती है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करती, तो इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड में बिल्डअप हो जाएगा, एंड देन रेगुलेटिंग फैक्टर विल बी ब्लड। अगर नया ब्लड नहीं आया या मतलब ब्लड परफ्यूजन ज़्यादा नहीं हुआ तो पार्शियल प्रेशर मेंटेन रहेगा और कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, दैट इज परफ्यूजन लिमिटेड। ओके, ऑक्सीजन के केस में हम क्या बोलेंगे, परफ्यूजन लिमिटेड या डिफ्यूजन लिमिटेड। तो क्योंकि ऑक्सीजन लूजली बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, तो नॉर्मली तो ये परफ्यूजन लिमिटेड है, कि जैसे जैसे नया ब्लड आता रहेगा तो और ऑक्सीजन बाइंड करती रहेगी हीमोग्लोबिन से,
और कितना ऑक्सीजन बॉडी में आएगा वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा परफ्यूजन होगा। ओके, बट कई बार ये डिफ्यूजन लिमिटेड भी हो जाता है एबनॉर्मली, यानी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि नया ब्लड कितना आ रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन कितना डिफ्यूज़ होने दे रही है। एंड अगेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिकनिंग हो गई तो ये डिफ्यूजन लिमिटेड बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो प्लीज़ हमें नीचे बताइए। थैंक यू।